हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। मेरा नाम है राम और जैसा कि हम लोगों का इनकम टैक्स का सीरीज चल रहा था निवासी स्थिति चैप्टर का, तो उसका आज ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख डाले थे। निवासी स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे उसमें रेसिडेंस कंडीशन, साधारण, असाधारण और अनिवासी को कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसमें से कौन सा राशि कर योग्य होता है, किसके लिए और किसके लिए कर मुक्त होता है। आज हम लोग एक मिक्स क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि दोनों कॉन्सेप्ट को आपको फिर से क्लियर करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज को गेन करेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा जिसमें कुंदन खान एक भारतीय नागरिक है और 15 अगस्त 2021 को वो जापान में नौकरी के पर्पज से बाहर जा रहा है और वहाँ पे 1 मार्च 2022 को वो परिवार से मिलने भारत आया। और अपने को क्वेश्चन में बोला जा रहा है गत वर्ष में उसके निम्न आय हुए हैं, इनकम हुए हैं, जिसमें जापान से आय वगैरह रिलेटेड पूरे 11 टाइप के 11 प्रकार के उसके आय दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग उसको निवासी स्थिति और उसके सकल आय की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं। कुंदन खान एक भारतीय नागरिक है, वो फर्स्ट टाइम गया 15 अगस्त को, तो उससे पहले तो भारत में रहा ना। तो यहाँ पे हम लोग गत वर्ष जो रहेगा, गत वर्ष कौन सा लेंगे जी, 2021 से लेकर के 2022 तक के डाटा। गत वर्ष कहने का मतलब पिछले साल होता है, जिसमें हम लोग 2021 से 22 तक के डाटा लेंगे। तो अप्रैल में पूरे भारत में रहा, कितने दिन भारत में रहा जी, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो ये 30 दिन आ गया। फिर मई की बात करें, मई में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन भारत में रहा। जून की बात करें तो जून में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन ये भारत में रहा। और उसके बाद जुलाई की बात करें तो जुलाई में 31 दिन ये भारत में रहा। और उसके बाद अगस्त में 15। तो ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिस दिन वो भारत से जाता है और जिस दिन वो भारत से आता है, दोनों दिनों को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नागरिक भारत से जिस दिन भारत से जाता है और जिस दिन भारत से आता है, वो दोनों दिनों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 15 अगस्त मतलब 15 दिन आ जाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं अगस्त से फरवरी तक। तो ये 15 अगस्त से लेकर के फरवरी तक तो पूरा का पूरा विदेश में था। ये कहाँ था जी, इस समय विदेश में था। तो ये दिन तो भारत में नहीं रहा, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब वो आया 1 मार्च को, तो 1 मार्च को आया, तो यहाँ पे 31 दिन काउंट होगा। कितने दिन काउंट हो जाएंगे, 31 दिन। और इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल 168 डेज, 168 दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो वो गत वर्ष में 2021 से 22 में कितने दिन भारत में रहा, तो 168 डेज, 168 दिन भारत में रहा था। तो अब हम लोग देखते हैं ये कौन सा व्यक्ति होगा। साधारण निवासी होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंस होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस होगा, असाधारण निवासी होगा कि अनिवासी होगा। तो हमारे पास आधारभूत शर्तों में 2 कंडीशन थे, 182 दिन गत वर्ष में वाला और 60 + 365 दिन वाला। चूंकि ये भारतीय नागरिक है और विदेश में नौकरी के उद्देश्य से गया है, तो इसको 182 दिन रहना कंपलसरी था, अनिवार्य था। तो देखते हैं यहाँ पे कंडीशन है। तो यहाँ कुंदन खान गत वर्ष 21-22 में भारत में 168 दिन, 168 डेज ही रहता है। चूंकि यह एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक होने पर इसको क्या है, ये विदेश में नौकरी करने के लिए गया है। ठीक है, नौकरी करने के पर्पज से विदेश गया है, तो आधारभूत शर्त में इसको कंपलसरी था गत वर्ष में 182 दिन, 182 दिन भारत में रहना इसको अनिवार्य था। चूंकि ये इस कंडीशन को पूरा करने में असमर्थ रहा, तो कुंदन खान को क्या डिक्लेयर कर देंगे जी, कुंदन खान एक अनिवासी होगा। क्या व्यक्ति कहलाएगा ये, अनिवासी व्यक्ति। तो कुंदन खान एक अनिवासी व्यक्ति है। तो अब हेडिंग डाल देते हैं कुंदन खान के सकल कुल आय की गणना, जो कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 रहेगा। कर निर्धारण वर्ष 1 वर्ष आगे का रहता है, जैसे 22-23 अभी चल रहा है उसका, बट डाटा लेते हैं हम लोग 21-22 के। अब ये कैसा व्यक्ति है जी, एक अनिवासी व्यक्ति है। तो हम लोग देखे थे साधारण, असाधारण और उसके बाद अनिवासी, ये 3 कॉलम बनाते हैं। तो 3rd वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं अनिवासी है तो कौन सा राशि इसके लिए कर योग्य होगा और कौन सी राशि इसके लिए कर मुक्त होगी। तो देखते हैं सबसे पहले जापान में वेतन से आए। तो जापान में वेतन से आए 1,60,000 रुपए का इनकम हो रहा था, 1,60,000 रुपए का वेतन है, जापान में वेतन से आए, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा जी, टैक्स फ्री रहेगा। यह भारतीय सरकार को टैक्स नहीं देगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये इनकम इसके लिए नहीं आएगा। फिर देखते हैं भारतीय कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज।
देखिए ये जो कंपनी है ये भारतीय है। कैसी कंपनी है जी? भारतीय। तो जब भारतीय कंपनी से ऋण पत्र से ब्याज मिलेगा तो कंपनी भारतीय है तो भारत से इनकम जनरेट हुआ, तो इनकम जब भारत से जनरेट होता है तो ये इसके लिए कर योग्य होगा। और इसका अमाउंट था 18,000 रुपए का इसका राशि था जी। फिर देखते हैं राजस्थान में मकान संपत्ति से आय। राजस्थान भारत का हिस्सा है, तो राजस्थान से में स्थित मकान संपत्ति से आए तो भारत से कोई भी इनकम अगर जनरेट होता है तो ये इसके लिए भी कर योग्य होगा। और इसका अमाउंट था 18,500। फिर देखते हैं विदेशी कंपनी से अंशों पर प्राप्त लाभांश। अब कोई फॉरेन की कंपनी थी, वहां पे आपने जो भी उसके शेयर परचेस किए थे और वहां से इनकम प्राप्त हुआ तो विदेश में जनरेट हुआ, विदेश में ही प्राप्त हुआ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी? ये टैक्स फ्री हो जाएगा, ये भारतीय सरकार को टैक्स नहीं देगा। फिर देखते हैं राजस्थान में स्थित कृषि भूमि से आए। देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि भूमि। कृषि भूमि क्या होती है जी? कर मुक्त होती है। तो जैसे कि दूसरे वीडियो में हमने बता चुका है कि कृषि भूमि, भारतीय कृषि भूमि कर मुक्त की श्रेणी में आती है। तो राजस्थान में स्थित कृषि भूमि से आए ये भी क्या कहलाएगा जी? आपका इसके लिए भी कर मुक्त हो जाएगा। जापान की फर्म से प्राप्त ब्याज। जापान की फर्म, यहाँ पे याद रखिएगा भारतीय फर्म से आय कर मुक्त होता है, बट ये तो जापान की फर्म है, विदेशी फर्म है, इससे प्राप्त ब्याज ये क्या हो? अनिवासी के लिए कर मुक्त हो जाएगा। अनिवासी है इसलिए, साधारण निवासी रहता तो इसके लिए कर योग्य होता। अब देखते हैं राजस्थान में व्यापार से आय। राजस्थान में व्यापार से आय में आपको वहां पे 2 डेट दिया था, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 31 मार्च। यहाँ ये कंफ्यूजन करने के लिए ही दिया हुआ है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग उसका कार्य क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र कहाँ है, तो व्यापार का क्षेत्र है राजस्थान, और राजस्थान भारत में आता है, तो दोनों ये सब कर योग्य हो जाएगा अनिवासी व्यक्ति के लिए भी। तो कितना अमाउंट था इसका? था 48,000। और कितना था जी? दूसरे का अमाउंट था 60,000। फिर अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। इसमें सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त ब्याज, मैंने सेकंड वीडियो में बता चुका हूं, ये सब क्या कहलाते हैं जी? आपके कर मुक्त की श्रेणी में आते हैं, तीनों के लिए, तो ये तो हो जाएगा कर मुक्त। फिर अगला है भारतीय साझेदारी फर्म से है, ये भी कर मुक्त होता है तीनों के लिए, साधारण, असाधारण और अनिवासी हेतु। भारतीय कंपनी से लाभांश। देखियो भारतीय कंपनी से लाभांश जो है ये पिछले बुक अगर कोई लास्ट ईयर के बुक रखे होंगे तो उनमें ये कर मुक्त होगा, बट इस साल ये करेक्शन हुआ है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय कंपनी से प्राप्त जो लाभांश होता है वो कर योग्य की श्रेणी में आती है। तो ये कितना कर योग्य था जी? ये 5,000 रुपए का था, ये कर योग्य में आएगा। लास्ट ईयर की बुक में इसको कर मुक्त लिया है, तो अभी अपडेट कर लीजिएगा जिनके पास लास्ट ईयर की बुक है वो। और भारतीय कृषि से आय, अभी हम लोग देखे थे भारतीय कृषि से आय, ये जो कृषि भूमि है राजस्थान में वाला, तो ये कर मुक्त था, तो भारतीय कृषि से आय ये भी क्या हो जाएगा जी? आपका कर मुक्त हो जाएगा। अब इसके टोटल इनकम को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 18,000, 18,500, 48,000, 60,000 और 5,000। तो इसका टोटल इनकम होगा 1,49,500, 1,49,500 इसका सकल आय होगा। तो ये था मिस्टर कुंदन की निवासी स्थिति और उसके सकल आय की गणना, जिसमें हम लोग देखे सबसे पहले उसकी निवासी स्थिति देखे। निवासी स्थिति में साधारण, असाधारण और अनिवासी इन तीनों कैटेगरी में बांट सकते हैं, बट हम लोग इसमें देखे थे कि आधारभूत शर्त 2 थी। गत वर्ष में 182 दिन और गत वर्ष में 60 प्लस गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। ये दोनों अगर में से कोई एक फुलफिल करता है तो उसे निवासी मान लेते थे, और इन दोनों पॉइंटों को अगर फुलफिल नहीं कर पाता था तो इसको अनिवासी डिक्लेयर कर लिया जाता था। इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि ये भारतीय नागरिक है और नौकरी करने के पर्पज से ये विदेश जा रहा है, तो इसको 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य था, जो कि ये कंडीशन पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इसको अनिवासी डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद उसके निवासी स्थिति के आधार पर हम लोग उसके आय को बांटे हैं। अनिवासी व्यक्ति केवल भारत में प्राप्त होने वाले आय पर ही कर देता है। तो यहाँ पे ये था इसके सारे क्वेश्चन, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसके हो गए आज से कंप्लीट। अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा वेतन से आय से संबंधित। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये इस तरीके से अपनी तैयारी करते जाइए, और अगर पुराने बुक रखे हैं लास्ट ईयर के तो उसमें ये डाटा अपडेट कर लीजिएगा
भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश जो होता था लास्ट ईयर तक कर मुक्त थे, बट इस साल अभी कर योग्य की श्रेणी में आएंगे जी। ठीक है, और अपनी तैयारी इसी तरह बनाए रखिए। तो ये थे बेसिक कंडीशन। आप लोगों के अगर किसी भी टाइप के कुछ डाउट रहते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए। तैयारी मजबूत रहने से आपका फायदा ये होगा कि इसके किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।